दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। चुनावी वार, पाकिस्तान पर डबल प्रहार। एक तो पहले से ही पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक रखा है, जिसकी वजह से वहां त्राहिमाम है। दूसरे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को एक नायाब तोहफा दिया है। इस तोहफे से पाकिस्तान और ज्यादा परेशान हो चुका है। चिनाब ब्रिज पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ ही श्रीनगर सीधे देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग के जरिए जुड़ गया है। आजादी के 77 सालों के बाद यह संभव हो पाया। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम अब जाकर हुआ। हाथ में तिरंगा लेकर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब से पाकिस्तान पर डबल प्रहार किया है, आज जनहित की यही है कवर स्टोरी। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नए भारत की तस्वीर आपने देख ली और अब जनहित में विस्तार से पूरी खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की ऐसी लकीर खींची है जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। हिंदुस्तान में आतंकी भेजकर दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान को भारत ने आज ऐसा दर्द दिया है जिसकी आवाज उसके कानों में सदियों तक सुनाई देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज महज एक पुल नहीं है, यह ब्रिज पाकिस्तान के लिए खौफ है। यह ब्रिज पाकिस्तान की रातों की नींद हराम करने वाला है। और महीने भर में भारत ने पाकिस्तान को चिनाब के जरिए दूसरा झटका भी दिया है। एक तो चिनाब पर यह विशाल ब्रिज बनाकर भारत की सामरिक शक्ति को पाकिस्तान के दरवाजे पर बिठा दिया है। दूसरी, सिंधु समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने जो पानी रोका है, उस पानी की मार से पाकिस्तान दहशत में है, सहमा हुआ है, परेशान है। चिट्ठियां लिख लिख कर अपनी बेचैनी को बता रहा है। पाकिस्तान ने फिर से भारत को चौथी चिट्ठी लिखी है। मांग की गई है कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले पर भारत विचार करे, पाकिस्तान को पानी मुहैया करवाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। चिनाब के इस डबल अटैक से पाकिस्तान परेशान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज के चक्रव्यूह में कैसे पाकिस्तान को फंसाया है, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान का पोस्टमार्टम। भारत से बहने वाली 6 नदियां पाकिस्तान में भी बहती हैं। साल 1960 में नदियों के इस पानी को लेकर दोनों देशों के बीच बंटवारा हुआ था। ये जानकारी जनहित के दर्शकों को पहले से मालूम है और तब से दोनों देशों के सिंधु जल समझौता किया गया करार और जो चला रहा था सालों से। लेकिन 22 अप्रैल को जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया तो भारत ने समझौता स्थगित कर दिया। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार चिट्ठियां भेज भेज कर भारत से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के जल मंत्रालय की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है। एक चिट्ठी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले लिखी थी।
बाकी की 3 चिट्ठियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजी गई हैं। आखिरी और चौथी चिट्ठी की खबर आज सामने आई है। जल शक्ति मंत्रालय ने तमाम चिट्ठियां विदेश मंत्रालय को भेज दी हैं और भारत का रुख इन चिट्ठियों को पहले दिन से लेकर पूरी तरह से साफ है, स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उस समझौते को अब नक्शे के जरिए आपको समझा देते हैं। समझौते में सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां शामिल थीं, जिनमें सबसे लंबी नदी सिंधु जो तिब्बत से निकलती है, लद्दाख पीओके होते हुए पाकिस्तान में बहती है अलग अलग हिस्सों में। इसके अलावा जो 5 नदियां हैं, उनमें सबसे पहले ब्यास जाकर पंजाब में सतलुज में मिलती है, झेलम जाकर चिनाब में समाती है, रावी भी चिनाब में मिल जाती है, अंत में सतलुज भी जाकर पाकिस्तान में चिनाब का ही हिस्सा बन जाती है। इस तरह से ये 5 नदियां पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा हैं और अंत में चिनाब भी जाकर मिथनकोट में सिंधु में ही समा जाती है। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज ने सियालकोट में चिनाब नदी की ताजा तस्वीर छापी है। तस्वीर में दिख रहा है कि नदी सूखती जा रही है, नदी का पानी पूरी तरह से स्थिर है। नदी में बालू के टीले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पानी के लिए कैसे तरस रहा है, उसके कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखने जरूरी हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मंगला और तरबेला डैम में पानी 50% कम हो चुका है। तरबेला डैम की क्षमता 11.6 मिलियन एकड़ फीट है। वो घटकर अब केवल 6 MFA तक ही सीमित रह गई है। मंगला डैम की क्षमता 5.9 मिलियन एकड़ फीट पानी की है, उसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक अहमद डार का बयान भी सामने आया है। नया बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए तैयार है। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं। बड़ा नुकसान टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने का तो पाकिस्तान को हुआ है। 90,000 लोग आपने शहीद करवा लिए। एल्स इज मोर सीरियस देन अस। लेकिन उसके साथ सिर्फ टेरर की बात नहीं होगी, उसके IWT की भी बात होगी। कुछ सेंस डाली जाएगी कि भाई ये ट्रीटी नहीं चेंज हो सकती और हम अपना एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं दे सकते। पाकिस्तान के मंत्री को आप सुन रहे थे अपना ही राग गलापते हुए, लेकिन भारत की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि आतंकवाद और POK पर ही होगी बात, बाकी किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं की जाएगी बात। लेकिन पानी की मार ने पाकिस्तान को घुटनों पर किस कदर ला दिया है, इशाक डार का बयान ये बता रहा है। पाकिस्तान को दरअसल गृह युद्ध का डर सता रहा है, क्योंकि भारत की कूटनीतिक मार ने पाकिस्तान की हुकूमत को उस दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से उसके लिए कोई रास्ता बचता ही नहीं है। पाकिस्तान के डैम सूख रहे हैं, पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है। चिनाब और झेलम पर बने डैम में पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है। पानी की इस कमी का मतलब है गर्मी के इस मौसम में धान की फसल को नुकसान होगा। पाकिस्तान के खेतों में पानी नहीं पहुंचा तो फसल की उपज प्रभावित होगी। दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा। पानी की दूसरी मार बिजली के उत्पादन पर देखने को मिलेगी। डैम में पानी घट रहा है, बिजली की कमी हुई तो पाकिस्तान अंधेरे में डूबेगा। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पीने के पानी की किल्लत होगी, वो अलग। पाकिस्तान में पूरी अर्थव्यवस्था इसी सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है और जिस रफ्तार से पानी घट रहा है, आने वाले हफ्तों में ही पाकिस्तान की बुरी हालत होने वाली है और पाकिस्तान यही डिजर्व भी करता है। चाल, चरित्र और चेहरा आतंकवाद को लेकर उसका जो है, पाकिस्तान यही मार डिजर्व करता है। पाकिस्तान अगर नहीं संभला तो फिर अब उसे कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के चुनावी मार का पहला प्रहार आपने देख लिया है। अब जरा देखिए, चिनाब के ऊपर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। आज पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर की धरती से भारत के भविष्य की सिंह गर्जना सुनी है। आज हिंदुस्तान ने जो किया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सही मायनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जिक्र आज साकार हुआ है। रेल नेटवर्क के जरिए हिंदुस्तान का मुकुट सीधे हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से जुड़ गया है। ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। हिंदुस्तान के उस सपने की हकीकत बोने का दिन है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हिंदुस्तान के दशकों पुराना देखा गया सपना अब जाकर साकार हुआ है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया।
साथ ही जम्मू के कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर को हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से ऑल टाइम के लिए जोड़ दिया है। ये बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए, बहुत बड़ी जीत भी है। आज जनहित में हिंदुस्तान के शौर्य मुकुट का विश्लेषण करेंगे, बदलते कश्मीर के हर दृश्य देखेंगे, जानेंगे कैसे हिंदुस्तान का सपना साकार हुआ है, आगे और मजबूत होने जा रहा है, और कैसे इस सपने की हकीकत बनने के बाद सामरिक रूप से हिंदुस्तान शक्तिमान बना है। लेकिन पहले बात उस तस्वीर की करेंगे जो तस्वीर आज की सबसे सुखद तस्वीर रही, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तान का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लेकर कश्मीर की धरती पर इस तरह से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिरंगे को लहराते हुए, फहराते हुए, इस तिरंगे से भावनात्मक लगाव हम सबका कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की आन बान शान लहराता हुआ हमारा तिरंगा। चिनाब पर बना ये महज एक ब्रिज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ये भारत के भविष्य की सिंह गर्जना है। ये भारत के इस आर्च ब्रिज पर मोदी करीब घंटे भर तक रहे, पुल को करीब से देखा, अफसरों से बात की, हाथ में तिरंगा लहराते नजर आए। ये तस्वीर आज पाकिस्तान जब देख रहा होगा उसके कलेजे पर सांप लूट रहा होगा, क्योंकि जिस कश्मीर के लोगों के हाथ में कभी पाकिस्तान पत्थर थमा दिया करता था, उस कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और कश्मीरियत का ये अलग रंग है, चटक रंग है, स्वाभिमान का रंग है। आज सबसे पहले पीएम मोदी ने चिनाब पर बने आर्च ब्रिज का ही उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब पर बना यह आर्च ब्रिज अपने आप में कई रिकॉर्ड को समेटे हुए है। 5 कुतुब मीनार को एक सीध में खड़े कर देंगे, उससे भी बड़ा ऊंचा है ये पुल। महज एक ब्रिज नहीं है, यह हिंदुस्तान की शक्ति का भी प्रतीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में इस ब्रिज को आज दुनिया के सामने परिभाषित किया है, उसे जानना जनहित के दर्शकों के लिए और देश के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी के मुंह से इस हिंदुस्तानी सामर्थ्य की, शक्ति की संपूर्ण व्याख्या सुना। भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। ये हिंदुस्तान के हौसले का प्रतीक है, भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक ये आर्च ब्रिज। कल विस्तार से जनहित में मैंने आपको इस ब्रिज के निर्माण की कहानी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आर्च ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर, 17 पिलर पर यह पूरा ब्रिज खड़ा है। 1486 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। पुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी जब रेलवे लाइन के बगल में बने पैदल चलने वाले रैंप पर तिरंगा लेकर चल रहे थे, तब उनके मन में एक अनोखा उत्साह था।
संतोष का भाव था। पुल पर चलते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मन में जो महसूस किया उसका जिक्र उन्होंने पब्लिक के बीच रैली में भी किया। पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। चिनाब पर बना ये ब्रिज बदलते हिंदुस्तान की कहानी को बयां करता है। इस ब्रिज के बनने और इस पर ट्रेन चलने से हिंदुस्तान की शक्ति में जो इजाफा होने वाला है उसके बारे में अब दे देती हूं जानकारी। एक तो सामरिक शक्ति के लिहाज से यह पुल हिंदुस्तान को नई ताकत देने वाला है। दूसरा, आर्थिक शक्ति के लिहाज से यह पुल कश्मीर में विकास की नई कहानी लिखेगा। अब देश के किसी कोने से भारत की सैन्य शक्ति को श्रीनगर तक पहुंचने में बेहद आसानी होगी। मौसम का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा कि मौसम साफ हो, बर्फबारी नहीं हो, तब हम एक से दूसरी जगह जाएं। बर्फबारी के कारण सालों से सड़क मार्ग चालू हालत में नहीं होता है। अब ट्रेन के जरिए न सिर्फ सैन्य साजो सामान को बॉर्डर तक ले जाने में आसानी होगी, बल्कि कश्मीर आना जाना भी आसान रहने वाला है। व्यापार में भी काफी ज्यादा सहूलियत होगी। मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की ये भावनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज दी। कटरा श्रीनगर रूट पर दिन में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आया जाया करेंगी। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही दिन में भी होगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, वरना माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर से डायरेक्ट दिल्ली से आना जाना भी यहां पर हो पाएगा। अभी जम्मू की ओर से कटरा तक ट्रेन जाती थी, उसके आगे ट्रेन का रूट नहीं होता था। ऊपर से बारामूला से श्रीनगर होते हुए बनिहाल तक का रूट तैयार था। ट्रेनें चला करती थी। कटरा से बनिहाल तक का जो 111 किलोमीटर का रूट है, उसी रेट पर यह चिनाब ब्रिज बनकर तैयार किया गया। कटरा बनिहाल सेक्शन पुलों और सुरंगों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 में से 97.42 किलोमीटर ट्रैक या तो सुरंग से होकर जाएगी या फिर पुल से होकर गुजरेगी। उधमपुर से बारामूला तक 36 सुरंगें और 943 पुल हैं। उधर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसको आज 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अब तक सहमा हुआ है। पीएम मोदी ने आज 6-7 मई की दरमियानी रात का भी जिक्र कर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ा है। आज 6 जून है, याद कीजिए। 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात
पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। विकास की बयार पर जिन दहशतगर्दों ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, उन्हें हिंद की सेना खंडहर में गाड़ चुकी है। आज पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में विकास की बढ़ती रफ्तार को देखा है। विकास की इस रफ्तार पर दहशतगर्दों ने बुरी नजर डाली तो उसे पीएम मोदी की ये चेतावनी गौर से सुननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी जिस मंच से पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे रहे थे, उस मंच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर भले ही इंडिया गठबंधन के साथ हों, लेकिन पीएम मोदी के साथ उनकी जुगलबंदी चर्चा में है। उमर ने भी दिल खोलकर घाटी में विकास का श्रेय पीएम मोदी के सिर बांधा। अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा बयान रहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए उसको नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। हालांकि कांग्रेस उमर के इन दावों को खारिज कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चिनाब ब्रिज को लेकर पीएम मोदी क्रेडिट लूट रहे हैं। कांग्रेस चिनाब ब्रिज के भगीरथ प्रयास में अपने काम भी गिना रही है। मार्च 1995 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सैंक्शन किया गया था। मार्च 2002 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब उसको एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। 272 किलोमीटर में से 100, 150 या 160 किलोमीटर 2014 के पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और काम शुरू हुआ। नहीं, कई लंबे समय से काम चल रहा है। 6 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ था, ये घाटी में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की शुरुआत थी। ये कश्मीर को समूचे भारत से जोड़ने का प्रयास था, जिसका असर अब घाटी में बढ़ते विकास की रफ्तार से भी महसूस किया जा सकता है।
गवाही के तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। कश्मीर में पहले जहां पर पत्थरबाजी आम थी, श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाज बेखौफ होकर पत्थर बरसाते थे। जुमे के दिन सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। कश्मीर की वादियां सैलानियों से गुलजार हैं। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। अलगाववादियों के आदेश पर सड़कें सुनसान हो जाती थीं। कोई दुकान खोलने और गाड़ियां चलाने तक की हिमाकत नहीं कर पाता था। लेकिन आज उसी लाल चौक पर मां भारती का तिरंगा लहराता है। दुकानों और सड़कों पर सैलानी और कामगारों की भीड़ नजर आती है। कश्मीर में आतंक का साया इस कदर था कि सड़कों पर आम जन कम ही नजर आते थे। हर तरफ सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा दिखाई देता था। सुरक्षा बलों के वाहनों के सायरन गूंजते थे। लेकिन अब कश्मीर में आम नागरिक बेखौफ होकर घूमते हैं। डल लेक से लेकर सभी टूरिस्ट स्पॉट खचाखच भरे नजर आते हैं। आधी आधी रात तक लोगों की भीड़ दिखाई देती है। अब नया कश्मीर विकसित भारत में अपना योगदान दे रहा है। कश्मीर विकास की रफ्तार पर सवार है। विकास परियोजनाओं की बड़ी बड़ी सौगात कश्मीर को मिल रही है। यूपीएससी परीक्षा से लेकर क्रिकेट के मैदान पर कश्मीरी युवक सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। कश्मीर में बदलाव की इसी बयार से पाकिस्तान बौखला गया है। पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देकर उसने कश्मीर को दहलाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। 370 की मुखालफत करने वाले सियासतदान भी विकास की बात कबूल कर रहे हैं। आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको वेलकम करते हैं। ये पिछले 40-45 साल से ये इस ट्रेन के ऊपर काम चल रहा था। ये बहुत मुश्किल था पर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लोगों को इसकी बहुत खुशी है। जो रेट ट्रक वाले हमसे लेते थे यहाँ तक सामान लाने या ले जाने में, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। ये तो हम ख्वाब ही देखते थे कश्मीरी लोग कि कब यहाँ ट्रेन आएगी। हमारे वंदे भारत की छुक छुक पाकिस्तान की धक धक कितनी बढ़ा रही होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी खबर विस्तार से हमने आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब वक्त है आज की हमारी खास पेशकश का। खबर तो पूरी दुनिया के साथ आपको भी पता ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अरबपति मित्र एलॉन मस्क में जबरदस्त ठन चुकी है। सिर्फ रास्ते ही अलग नहीं हुए हैं, बल्कि अब ये दोनों एक दूसरे को ठिकाने लगाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सिचुएशन समझाने के लिए आज हमने ट्रकों के पीछे लिखी शायरी में से कुछ शेर चुने हैं। कई बार चुनना पड़ता है। हम इन्हें ट्रंप और मस्क की टूट चुकी दोस्ती को समर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप सुने, समझ जाएंगे कि ट्रंप और मस्क के बीच क्या ट्रेजेडी हुई है। जिस पर भरोसा किया वही दर्द दे गया, मतलबी दोस्त था पीठ में खंजर दे गया। किसी ने पूछा दोस्ती कब तक चलती है, मैंने कहा बस मतलब तक ही चलती है। मैंने दोस्त पर आंख बंद कर यकीन किया, उसने वक्त नहीं लगाया आंख खोल देने में। ये दोस्ती ये जिंदगी एक सर्कस है साहब, यहां मतलब के करतब देखने को मिलते रहेंगे। दोस्ती में हम दोनों ही कमाल कर रहे थे, मैं उसे वो मुझे बस इस्तेमाल कर रहे थे। बदकिस्मती से अमेरिका में ट्रकों के पीछे धोखे और दगाबाजी वाली इस तरह की रचनाएं नहीं लिखी होती, वरना डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अब तक एक्स पर या फिर सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसको शेयर कर रहे होते एक दूसरे के खिलाफ। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप और मस्क के बीच ये दरार आखिर पड़ी क्यों और कितनी चौड़ी हो चुकी है।
ये दोनों एक दूसरे की बर्बादी के लिए कितना आगे बढ़ चुके हैं, अब जरा वो जानिए। ये लड़ाई है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे अमीर इंसान के बीच की, और दोनों का अहंकार इस वक्त आसमान छू रहा है। एलन मस्क ने ट्रंप की राजनीति तबाह करने की कसम खा ली है। अमेरिका में नई सियासी पार्टी के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। तो ट्रंप का टशन भी ऐसा ही है कि मानो मस्क का पूरा बिजनेस चौपट करके रहेंगे, उनकी सारी रईसी निकाल कर रहेंगे। दोनों बुरी तरह एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं, एक दूसरे को पागल तक बता रहे हैं। पता नहीं क्या क्या राज खोलने की बात कही जा रही है। मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा टाइप की लड़ाई चल रही है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बीच में। ट्रंप को गुड बाय करने के 3 दिन के बाद मस्क ने वजह बताई थी। 3 जून को कहा था बिग ब्यूटीफुल बिल को मैं और सहन नहीं कर सकता। 4 जून को कहा 2.2 करोड़ फॉलोअर्स बिल को खत्म करने के लिए आगे आ जाएं। और कल से इस लड़ाई में अब नया उछाल आ गया है। जब राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर के साथ बैठे हुए थे, व्हाइट हाउस में आजकल जिस तरह का मजमा लगा रहे हैं, कल भी वैसा ही था। इसी में ट्रंप ने एलन मस्क पर कमेंट किया और उनका मजाक उड़ा दिया। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. ट्रंप का ये इशारा एलन मस्क की 30 मई को ओवल ऑफिस से विदाई के वक्त का था, जिसमें ट्रंप बैठे हुए थे, मस्क खड़े हुए थे और बीमार लग रहे थे। उनकी आंख पर चोट का निशान था। ट्रंप ने आगे कहा, एलन मस्क को बिग ब्यूटीफुल बिल की जानकारी थी, उन्हें ई व्हीकल पर सब्सिडी खत्म करने की जानकारी थी। वो नहीं चाहते थे सब्सिडी खत्म हो, इसीलिए नाराज हो गए। ट्रंप का इतना भर कहना था कि एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर धावा बोल दिया। ट्रंप को जवाब देते हुए उनकी ओर से लिखा गया, झूठ है, बिग ब्यूटीफुल बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया। इस बिल को रात के अंधेरे में पारित कर दिया गया था। कांग्रेस में किसी को बिल पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। एलन मस्क सिर्फ एक कमेंट पर नहीं रुके, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कई हमले किए। इसके बाद ट्रंप और मस्क दोनों खुलकर आ गए। मस्क ने एक्स पर मोर्चा संभाला तो ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ अकाउंट पर और जबरदस्त बमबारी दोनों तरफ से शुरू कर दी। मस्क ने लिखा, अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। हाउस पर डेमोक्रेट्स कब्जा कर चुके होते, रिपब्लिकन 51-49 के अंतर से जीतते। ट्रंप की ओर से देरी नहीं की गई, जवाब दिया गया, मैं मस्क के बगैर भी आराम से जीत जाता। इस पर मस्क ने कहा, ऐसी एहसान फरामोशी। डोनाल्ड ट्रंप ने तब लिखा, एलन मेरे लिए परेशानी बन रहे थे, मैंने उन्हें जाने को कह दिया। उन्हें पता था कि मैं ईवी मैंडेट खत्म करूंगा, वो पागल हो गए। मुझे लगता है एलन के सब्सिडी और ठेके खत्म किए जाएं। मैं उनके सरकार से सारे अग्रीमेंट खत्म करने पर सोच रहा हूं। मतलब एलन मस्क ने जो ये कहा था कि 130 दिन के बाद उन्होंने ट्रंप सरकार को गुड बाय किया, ट्रंप ने उसे उनका पैकअप ही बता दिया। सीधे मैसेज दिया कि मस्क ने इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि उन्हें हटाया गया है और अब उनका अमीर नंबर 1 का भ्रम भी मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकियों पर मस्क ने भी पलटवार किया और कहा, स्पेस एक्स तुरंत ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बंद करने पर काम करेगा। सरकार ने ईवी और सोलर एनर्जी पर छूट घटा दी है, यह बहुत गलत है। बिग अगली बिल से सरकारी घाटा $2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। इस बिल में बहुत फालतू खर्च जोड़े गए हैं जिनको हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि एलन मस्क ने स्पेस एक्स वाली धमकी वापस ले ली क्योंकि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मुश्किल में पड़ जाता। एलन मस्क ने 2 पोस्ट की, लिखा, अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। दूसरी पोस्ट में लिखा, इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। ट्रंप और मस्क की तकरार में मेन फैक्टर टेस्ला है, ये तो पूरी दुनिया को समझ में आ रही है बात, लेकिन उससे पहले वो एप्स्टीन फाइल बताते हैं जिसका जिक्र मस्क की ओर से किया गया है। जेफरी एप्स्टीन वो हैं जो अमेरिका में सेक्स रैकेट चलाता था, जिसने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली थी।
एलन मस्क ने जेफरी एप्स्टीन के साथ एलन मस्क का 33 साल पुराना वीडियो शेयर कर दिया और आरोप लगाया कि एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी था और उसके केस की फाइल इसीलिए बंद है क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम था। दोस्त, जिगरी यार जब दुश्मनी पर उतर आता है तो कितना खतरनाक होता है ये आज ट्रंप से बेहतर कोई जान ही नहीं पाता। एलन मस्क राजदार हैं, उनके बेहद करीबी एक वक्त पर रहे हैं। एलन मस्क अब ट्रंप की इज्जत के साथ साथ उनकी सियासत को भी तार-तार करने में लग गए हैं। मस्क ने अपने एक्स पर पोल शुरू कर दिया है और उसमें पूछा गया है, क्या मुझे अमेरिका में नई सियासी पार्टी बना लेनी चाहिए, वो पार्टी जो 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके जवाब में 80% से ज्यादा लोगों ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। और अब जल्दी से उन कारणों पर आ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रंप और मस्क में ये जंग छिड़ी है। इसकी जड़ में है टेस्ला। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने जब चुनाव जीता तो एलन मस्क का डांस चल रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी कि ट्रंप के जीतने की खुशी किसे है और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ है। कुछ महीने पहले की ये तस्वीरें हैं, एक साल भी पूरे नहीं हुए। ट्रंप के कहने भर से मस्क ने ट्विटर को खरीदकर एक्स बना दिया था। ट्रंप के चुनाव में बेहिसाब डॉलर लगा दिए। सत्ता मिली तो ट्रंप ने भी मस्क को सिर आंखों पर बिठाया। व्हाइट हाउस मानो ट्रंप के बच्चों का खेल का मैदान बन गया। इतनी बेधड़क एंट्री किसी की नहीं थी जो मस्क की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन में कोई दूसरा घुस नहीं सकता था, लेकिन ट्रंप ने मस्क को यहां भी प्रिविलेज दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सवाल भी उठे, लेकिन ट्रंप ने इसकी परवाह नहीं की। पुतिन से बात की या ज़ेलेंस्की से बातचीत, एलन मस्क को अपने साथ बिठाए रखते। मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप ने यह नारा दिया तो इसे लागू करने का आइडिया एलन मस्क का था। मस्क के कहने पर डॉज बनाया गया। मस्क को ही जिम्मेदारी दी गई कि सरकारी खर्चे कम किए जाएं, सरकारी फिजूल खर्ची रोक दी जाए। लेकिन जब बिग ब्यूटीफुल बिल की बात आई, इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी घटाने की बात आई तो फिर ठन गई, क्योंकि यहां पर मामला सीधे सीधे एलन मस्क की दुकान का था। उस टेस्ला का था जिसे लेकर एलन मस्क का ड्रीम था कि दुनिया में सड़कों पर टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें ही सबसे ज्यादा दिखें। ट्रंप कह रहे हैं कि एलन मस्क का सारा ड्रामा सिर्फ टेस्ला की वजह से है, जबकि मस्क का कहना है कि उन्होंने कभी टैक्स में छूट या सब्सिडी नहीं मांगी। मस्क ने अपनी बात को साबित करने के लिए पुराना बयान भी शेयर किया। We don't need the $7,500 tax credit. I would say, honestly, I would just can this whole bill. Don't pass it. That's my recommendation. अब एक और वीडियो देखिए। ये इसी मार्च का है जब एलन मस्क के साथ उनकी टेस्ला में बैठे हुए थे। यही वक्त है जब टेस्ला ने इस साल दोगुनी कारें बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप ठहरे ट्रंप, टायरों की हवा उन्होंने निकाल दी। दोस्ती दुश्मनी की बॉलीवुड जैसी कहानी में एक एंगल और है, वो ये कि एलन मस्क को शैडो प्रेसिडेंट कहा जाता रहा। अमेरिकन तो समझ ही रहे थे कि देर सवेर ट्रंप को भी यही लगा कि बने वो हैं, पर चला तो कोई और रहा है। किसने किसे धोखा दिया, कौन सही है और कौन गलत, मेरे ख्याल से दुनिया को इस बात को जज करना चाहिए। जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है, लेकिन जब वो दुश्मनी पर उतर आता है तो फिर ट्रंप और एलन मस्क जैसी स्थिति को लेकर आता है। आगे दोनों एक दूसरे की कैसे खोलेंगे पोल, इस पर रहेगी हमारी नजर। जनहित में आगे बढ़ते हुए बात अब बेंगलुरु में मची भगदड़ की करेंगे। 4 जून को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के एक अधिकारी निखिल खोसले को गिरफ्तार कर लिया है। निखिल मुंबई भागने की फिराक में था, लेकिन उसे बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले में आरसीबी अधिकारी के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई है। चारों आरोपियों की आज बेंगलुरु कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद चारों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम, आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट के अधिकारी सुनील मैथ्यू, किरण और सुमंथा शामिल हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच सीआईडी के हाथों में जाने वाली है। We have formed teams, we have arrested few people.
legal work is going on, and the case will be transferred to CID. However, how this happened, why it happened, it should not happen in future. And my condolences to the people who have suffered in this, who have died, their families. My respect to the entire people are there. बेंगलुरु भगदड़ मामले में आईपीएल के फ्रेंचाइजी आईसीबी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के डीएनए एंटरटेनमेंट के साथ कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाली और कर्नाटका क्रिकेट संघ ने अपने खिलाफ उनके खिलाफ जो मामला हुआ है उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निखिल सोसाली ने कार्रवाई को अवैध मनमाना बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की है, जबकि कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने भी भगदड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील की है। अब इस पूरे मामले में क्या होगा, 11 लोगों की मौत के गुनहगारों को सजा किस रूप में मिलेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी परीक्षा में जाने से पहले कांग्रेस बिहार में तेजी से अपना होमवर्क पूरा करने में जुटी हुई है। इस काम का जिम्मा खुद राहुल गांधी ने उठा रखा है। चुनावी साल में राहुल गांधी का ये 5वां बिहार का दौरा है। इस साल राहुल गांधी पहली बार 18 जनवरी को पटना पहुंचे थे। 5 फरवरी को राहुल गांधी ने दूसरी बार बिहार का दौरा किया। 7 अप्रैल को राहुल गांधी कांग्रेस की पलायन रोको यात्रा में शामिल होने बेगूसराय थे। 15 मई को राहुल चौथी बार बिहार पहुंचे और 20 दिन बाद आज राहुल गांधी 5वीं बार बिहार के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम के मुद्दे पर राहुल ने फिर से पीएम पर सरेंडर वाला हमला बोला, लेकिन नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए बिहार को देश का क्राइम कैपिटल बता दिया। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं बिहार को। 21वीं सदी का नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 19 सीटों पर। इस बार आंकड़े में कितना बड़ा फेरबदल करेंगे राहुल गांधी, रहेगी हमारी नजर। और अब आज का जनहित मंत्र। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद को देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। ये जीवन सिर्फ दूसरों की कमियां निकालने के लिए नहीं मिला। पहले आप ये देखें कि कहीं वो कमी आपके भीतर तो नहीं जो एक उंगली उठाकर दूसरों की ओर इशारा करके आप बता रहे हैं, क्योंकि उसके बाद गौर से देखेंगे तो पाएंगे 3 उंगलियां खुद आपकी ओर इशारा कर रही हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।